साथियों, आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर मैं लाइव आ रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी आज के इस लाइव में जुड़े और इस लिंक को अन्य फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और भी साथी जुड़ जाए। साथियों, आज बहुत ही क्रांतिकारी दिन है। आज माता जिजाऊ, जिन्होंने शिवाजी महाराज जैसे योद्धा का निर्माण किया, उनकी जन्म जयंती है। आज उनकी जन्म जयंती पर सभी मूल निवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं 31 जनवरी 2024 को भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो ईवीएम के विरोध में, यानी हमारा ईवीएम के माध्यम से जो गड़बड़ी करके, घोटाला करके 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां सत्ता पे काबिज हो रही है, उसके विरोध में 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली पर 1 लाख से भी अधिक लोगों का मोर्चा, पूरे देश के मूल निवासी समाज के लोगों वहां पर मोर्चा लेकर के जाएंगे। ये मोर्चा क्यों निकाला जा रहा है? तो साथियों, ईवीएम से हमारे वोटों की चोरी होती है, इसका बीजेपी के लोगों ने, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जेवीएल नरसिंहा राव, ये लोग के 2004 में और 2009 में कांग्रेस ने सत्ता पे कब्जा किया, तो लाल कृष्ण आडवाणी के दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ कि हम धर्म के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा हम लोगों को नहीं हो रहा है और कांग्रेस को कैसे हो रहा है। तो ये गड़बड़ी का 2004 और 2009 की गड़बड़ी को ध्यान में रख करके लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी ये हाई कोर्ट दिल्ली में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तमाम प्रकार के सबूत पेश किए कि ईवीएम से
जैसे ही बटन दबाया जाता है बीप की आवाज आती है, लेकिन वो वोट कहाँ जाता है मतदाता को दिखाई नहीं देता है। और तमाम प्रकार के सबूत उन्होंने दिए। कई जगह ईवीएम में, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जहां जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, वहां पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में 1200 मतदाता थे, लेकिन कहीं बूथ पे उनको 1 वोट मिल रहा है, कहीं 2 वोट मिल रहा है। इतना माना हुआ व्यक्ति। तो ये तमाम प्रकार के सबूत लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये मान लिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना और जजमेंट दिया कि अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना है तो इसके साथ में एक और मशीन है जिसको वीवीपीएटी मशीन बोलते हैं, उस मशीन को लगाया जाए, जिससे कागज की पर्ची जैसे एटीएम से निकलती है उस तरीके से एक कागज की पर्ची निकलेगी। उस कागज की पर्ची पे जिस मतदाता ने अपना वोट दिया है, जो बटन दबाया है, वही पर्ची वहां पर उसी चिन्ह पे आ रही है कि नहीं आ रही है, उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद की परिस्थिति निर्माण होती है, मान लो 5 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट है, उनमें से कोई भी कैंडिडेट कहता है कि ईवीएम के द्वारा जो नतीजे आए हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली कागज की पर्चियों की 100% रिकाउंटिंग होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन 2009 के बाद 2013 में जजमेंट आया। 2017 के चुनाव के पहले यह पूरी गड़बड़ी कांग्रेस की, आरएसएस, बीजेपी को पता चल गई। तो फिर आरएसएस और सोनिया गांधी कांग्रेस के साथ में कि आप गड़बड़ी पकड़ में आ गई है, तो एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत कि 2 चुनाव 2004 के और 2009 के हमने ईवीएम मशीन से गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं, तो 2014 का चुनाव आप ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने, आरएसएस ने नहीं माना। फिर कहा कि 2 बार आपने अगर चुनाव जीता है गड़बड़ी करके, तो 2 बार हम भी चुनाव जीत करके ईवीएम से जीतेंगे। ये समझौता हुआ। अब 2014 के चुनाव में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाई गई, 0.001% मशीनों पर एक ट्रायल के रूप में उन्होंने वीवीपीएटी मशीनें लगाई, जिससे गड़बड़ी पकड़ में नहीं आ सकती। और 2014 का चुनाव ईवीएम से गड़बड़ी करके चुनाव जीता और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब 2014 में वीवीपीएटी मशीन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद भी नहीं लगाई गई, तो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट में गए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उन्होंने जीता। और 24 अप्रैल 2017 में वामन मेश्राम साहब के निर्णय में कि 2019 के चुनाव में 100% ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपीएटी लगेंगी और भारत सरकार के माध्यम से 3,568 करोड़ रुपए लगा करके
वीपीएटी मशीन 100% मशीनों के साथ में लगाई गई, लेकिन उन्होंने फिर वो 100% रिकाउंटिंग वाली चीज के बजाय निर्वाचन आयोग ने उसको 56C, 56D और 49A में 3 अलग निर्णय बनाए। उसके माध्यम से कि जो सेकंड आदमी सेकंड में जो रहेगा, दूसरे नंबर पे रहेगा, वो यदि रिकाउंटिंग की बात करेगा तो रिकाउंटिंग हो सकती है। जबकि 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट किया कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर विवाद की स्थिति बनती है और कोई भी आदमी आपत्ति ले सकता है, कोई भी कैंडिडेट आपत्ति ले सकता है, तो उसको 100% रिकाउंटिंग होगी। फिर ये नियम बनाए उन्होंने, और सेकंड नंबर का आदमी ही अगर आपत्ति लेगा तो उसकी रिकाउंटिंग होगी। तो सेकंड नंबर पे या तो बीजेपी रहती है या कांग्रेस रहती है, और उनकी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो अभी तक जितने भी चुनाव हुए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में आज तक किसी व्यक्ति ने, सेकंड नंबर वाले ने अभी तक आपत्ति नहीं ली। इससे साबित होता है कि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो साथियों, ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को, बाबा साहब ने कहा है कि ये ब्रह्मास्त्र है, यानी ब्राह्मणों के ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा ब्रह्मास्त्र है वोट का अधिकार। इसका उपयोग और प्रयोग करके आप लोग अपनी तमाम प्रकार की सत्ता में पहुंच करके अपने भविष्य का निर्णय कर सकते हो, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है, वोट हमारे ज्यादा है, तो उसका सत्ता में हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन 3.5% ब्राह्मणों ने, क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, और भी कम्युनिस्ट है, ममता बनर्जी है, ये तमाम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी 3.5% ब्राह्मणों की है। और उन पार्टियों में हमारे लोग सिर्फ बंधुआ मजदूर कह सकते हैं, जो रिजर्व सीट से जाने वाले SC ST OBC के जो लोग हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं, और हमको सत्ता में होना चाहिए। हमको सत्ता से दूर करने के लिए ये EVM मशीन लाए हैं। और ये EVM मशीन मान्यवर कांशीराम साहब का जब आंदोलन चल रहा था, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मतलब वोट हमारे ज्यादा है और राज वो 3.5% लोगों का कब्जा है सत्ता पर। तो ये माननीय कांशीराम साहब के नारे के बाद में सजग हो गए, इंदिरा गांधी सजग हो गई, और उस समय इन्होंने EVM मशीन लाए। साथियों, कि जितने भी विकसित देश है, अमेरिका हो, जापान हो, यूरोप हो, कहीं पर भी EVM मशीन से चुनाव नहीं होते हैं, और वहां के हाई कोर्ट, वहां के कोर्ट ने या वहां के न्यायालय ने इन पे बैन लगाया है। तो विकसित कंट्री के लोग इस आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और भारत में 84 करोड़ लोग तो झोला छाप है, जो राशन की दुकानों पे खड़े होकर के उनके रहमों कर्मों पर कि वो अनाज देंगे तो हम जिंदा रहेंगे, ऐसे जो लोग हैं जो राशन की दुकान पे खड़े हैं, इसका मतलब वो पढ़े लिखे भी नहीं है। 84 करोड़ लोग, और कई पढ़े लिखे लोग हैं जो
उनके धर्म और आस्था की जाल में फंसे हुए हैं, वो कहते हैं वो उसी को मानते हैं। उन्होंने सोचा ही नहीं, उनको हमारे समाज के पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों को भी हमारे महापुरुषों का इतिहास की जानकारी नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने जो 1950 में तमाम प्रकार के अधिकार दिए थे, वो अधिकार ईवीएम के माध्यम से सत्ता पे कब्जा करके सब नई नई नीतियां बना करके खत्म कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों की, पिछड़ी जातियों की अगर समस्याओं का समाधान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको अगर जीतना है तो ईवीएम है हमारे पास। इसलिए वो उनके पास ईवीएम एक ऐसा हथियार मिल गया है जिससे वो किसी के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाते हैं, और कुछ लोगों को सिर्फ प्रोपोगंडा करने के लिए कुछ योजनाएं लाते हैं, उनका प्रोपोगंडा करते हैं। वो सिर्फ प्रोपोगंडा करने के लिए उनको रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं। उनकी स्थायी समस्या का समाधान नहीं होता है और नई नई समस्याएं निर्माण होती जा रही है। जो भी आज देश में नए नए कानून बन रहे हैं, शिक्षा खत्म कर दी उन्होंने, किसानों के विरोध में नए 3 कानून बना दिए, 29 लेबर लॉ खत्म कर दिए, कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो समाप्त कर दिया, नई पेंशन लागू कर दी, एनपीएस। ये तमाम वो जो चाहे वो नीतियां बना रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उस गवर्नमेंट सेक्टर को नीलाम कर रहे हैं पूंजीपतियों को। तमाम प्रकार के आदिवासियों के विरोध में नए नए कानून बन रहे हैं। अभी 27 जुलाई 2023 को आदिवासियों के विरोध में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पास किया। वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और भी अभी 2024 के चुनाव के बाद वो लोग यूसीसी का कानून बनाने वाले हैं, डीलिस्टिंग का कानून बनाने वाले हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून अगर बना लेते हैं वो, तो साथियों हम एससी, एसटी और ओबीसी को संविधान के माध्यम से जो अलग संवैधानिक पहचान मिली है, वो सब संवैधानिक पहचान खत्म हो जाएगी। और उस संवैधानिक पहचान के साथ साथ हम लोगों को तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। अगर संवैधानिक पहचान खत्म हो गई है, सब कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता अगर लागू हो गई, सभी समान हैं, तो फिर इन लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी को अलग से एससी, एसटी, ओबीसी की संवैधानिक पहचान की जरूरत क्या है? जब पहचान नहीं रहेगी तो अलग से संवैधानिक अधिकारों की क्या है, जरूरत क्या है? तो साथियों, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाने का एजेंडा है। और ये कानून 2024 का चुनाव ईवीएम से गड़बड़ी करके ये जीतना चाहते हैं और सत्ता पे कब्जा करके अपना मनुस्मृति का कानून लागू करने का इनका एजेंडा है। तो साथियों, ये जो 31 जनवरी 2024 को भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो पत्रक निकाला है, उस पत्रक में 20 बिंदु दिए हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जो पत्रक निकला है उसको एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, वो समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको उसके बारे में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बामसेप के, भारत मुक्ति मोर्चा के या अन्य अपशुट संगठनों के जो भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल के, उन लोगों से आप बात करिए और क्लियर करिए। ये ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो सबूतों के आधार पर वो पत्रक तैयार किया है, तमाम प्रकार के सबूत दिए हैं उसमें।
तो साथियों, ये जो 31 जनवरी 2024 को जो महामोर्चा दिल्ली में केंद्रीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली पे लेकर जाया जा रहा है, मैं तमाम मूल निवासी जाति के बुद्धिजीवी लोगों को से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको गंभीरतापूर्वक लें आप लोग, और साथ ही साथ पूरे भारत के आदिवासियों को से अपील करना चाहता हूं कि आप आदिवासियों के नाम पे कोई भी संगठन बना करके चल रहे हैं, हम छोटे छोटे संगठनों से ये जंग जीतने वाले नहीं हैं। इसलिए मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। 6 अप्रैल 2022 को आरएसएस के मुख्यालय पे मोर्चा लेकर के गए थे। 3.5 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए थे। उससे उन लोगों को पता चल गया है और हमारे अन्य लोगों को भी एहसास हो गया है कि नहीं, वामन मेश्राम साहब आरएसएस जैसे संगठन के मुख्यालय को घेर सकते हैं, ऐसी रिस्क ले सकते हैं। इसका मतलब है जिनके नियंत्रण में केंद्र सरकार है, विभिन्न 18-19 राज्यों की राज्य की सरकार है, उसके बाद भी वामन मेश्राम साहब ऐसे लोगों को विरोध में यह आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वामन मेश्राम साहब के पास में लगभग 32 राज्यों में और 567 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा का नेटवर्क है, कैडर बेस और प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ता है और नेतृत्व है। तो साथियों, ये जो 31 जनवरी 2024 को जो महामोर्चा निकाला जा रहा है, इसमें मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महामोर्चे में सम्मिलित हों और इस महामोर्चे को सफल करने के लिए तन मन धन से साथ सहयोग करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात सुनी ध्यान से, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।